नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या भीड़ को हत्या का हक है? क्या भीड़ किसी भी आरोपी को मौत के घाट उतार देगी? क्या बिहार पुलिस पर लोगों का इकबाल खत्म होता जा रहा है? ये तमाम सवालात इसलिए क्योंकि आज बिहार में एक दो नहीं बल्कि दो मॉब लिंचिंग की वारदातें हुई। छपरा और फुलवारी शरीफ में गुस्साई भीड़ ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्या बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या बिहार में अब भीड़ करेगी इंसाफ? आगे आगे लाश को घसीटकर ले जाते 2 युवक और पीछे पीछे पूरा गांव। छपरा के मरहा गांव में भीड़ ने कानून को हाथ में लेते हुए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। ये मांझी थाना के मरहा के पास एक युवक की बाइक छीनने के क्रम में हत्या कर दी गई और यही वो अपराधी थे जो कि आए थे, पूरी तरह से तैयार होकर के गोली मारा गया सोनू को। सोनू की मौत हो गई। उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने अपराधियों को भी पीट करके मार डाला है, जैसा कि बताया जा रहा है। कई दिनों से घटनाएं अपराध की बढ़ रही है लगातार। लोगों में काफ़ी गुस्सा है पुलिस के खिलाफ। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश अब सड़क पर दिखने लगा। लोगों की माने तो मांझी थाना क्षेत्र के सवद्रा मोड़ के पास बाइक लूटने के दौरान 2 बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों बदमाश बाइक से भाग रहे थे। इसी दौरान दोनों को लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। रोड जाम आज नटवर गांव के पास एक सोनू कुमार की हत्या हो गई। 17 वर्षीय लड़का नागेंद्र राय उसके पिता का नाम था और उसकी हत्या हो गई थी। उसी में जो हत्या किया वो पकड़े गए पब्लिक के द्वारा और दोनों की काफ़ी मारपीट की गई, जिसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और एक इलाजरत है। जिस युवक को भीड़ ने पीट कर मार डाला, उसकी पहचान पटना के नया टोला के रहने वाले गोलू के रूप में हुई है, जबकि दूसरा आरोपी सौरभ, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, वो गया के बेलागंज का रहने वाला बताया जा रहा है। सौरभ के मुताबिक वो अपने ससुराल जा रहा था, तभी रास्ते में ये घटना घट गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर दानापुर के फुलवारी शरीफ में भी भीड़ का क्रूर चेहरा सामने आया, जहां एक एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर के ड्राइवर को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसकी जान चली गई। जाहिर है, एक दिन में 2 मॉब लिंचिंग की वारदातों के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई पुलिस पर से लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर के कहलगांव थाने के पकड़तल्ला के पास NH80 पर अचानक चलते ट्रक में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि ट्रक के केबिन से निकलती लहरों को देखकर लोग दहशत में आ गए। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। ड्राइवर और खलासी आग लगते ही गाड़ी से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाते दिखे। हालांकि स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। और देखिए कैसे ये पूरी की पूरी ट्रक जो है वो धू-धू करके जल जाती है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। भागलपुर की ये तस्वीर, जहां पर चलते ट्रक में अचानक से आग लग जाती है और आग के गोले में ये ट्रक तब्दील हो गई। देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकारों में से एक प्रशांत किशोर बिहार से नई सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर 4 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे और अपने पॉलिटिकल अभियान की जानकारी देंगे। सवाल है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नेता पीके बनके सफल हो पाएंगे? प्रशांत किशोर उर्फ पीके भारत की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसने ना तो आज तक कोई चुनाव लड़ा और ना ही कोई जीता, फिर भी करीब 1 दशक से देश की राजनीतिक चर्चा में बने हुए हैं। पीके ने बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक करीब 7 पार्टियों का चुनाव लड़वाया और ज्यादातर को जीत दिलाई। लेकिन अलग अलग पार्टियों को चुनाव लड़ाने वाले पीके अब खुद जनता के बीच जाने वाले हैं, या यूं कहें कि नई राजनीतिक पारी शुरू करने वाले हैं, वो भी बिहार से।
पीके ने इसका ऐलान ट्वीट करके कर दिया है। ट्वीट के जरिए अपनी भावी योजना का खुलासा करते हुए प्रशांत किशोर ने लिखा है कि लोकतंत्र में सार्थक भागीदार बनने और जनहित की नीतियों को आकार देने में मदद के मेरे प्रयास ने 10 सालों की उठापटक की यात्रा की। अब मैं जिंदगी के इस पन्ने को पलटता हूँ। जनता के मुद्दे और सुशासन यानी जन सुराज की ओर ले जाने के लिए असली मालिकों जनता तक जाने का समय आ गया है। प्रशांत किशोर ने पहले ही बता दिया था कि वो 2 मई तक अपने अगले प्लान का ऐलान कर देंगे और जब कांग्रेस से बात बिगड़ गई तो उन्होंने ऐलान कर दिया। अब प्रशांत किशोर 4 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे और अपने पॉलिटिकल अभियान की जानकारी देंगे। इससे पहले अगले 2 दिनों तक वो गैर सियासी लोगों खासकर युवाओं से मुलाकात करेंगे और प्रदेश की सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार से सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टियां पहले से मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत बिहार को देंगे नया विकल्प? क्या नीतीश के करिश्मा को तोड़ पाएंगे प्रशांत? क्या तेजस्वी के समीकरण को दे पाएंगे जवाब? क्या चुनावी सियासत में सफल हो पाएंगे प्रशांत? 2 साल पहले भी एक बार कहा कि 10 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हम जोड़ेंगे, क्या क्या उनकी ओर से बयान आया, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी योजना पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में चली गई। तो फिलहाल भी कुछ बोल रहे हैं, तो पहले देखिए, तो आने तो दीजिए कि क्या है। हालांकि बिहार की सियासत का कोई भी दल प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मान रहा है, लेकिन चुनावी रणनीतिकार के रूप में करिश्मा करने वाले पीके नेता पीके बनकर कितना सफल होंगे, इस पर सबकी नजर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो प्रशांत किशोर ने जैसे ही अपनी सियासी शुरुआत की बात कही, इस सियासी शुरुआत पर बिहार की सियासत जरूर गर्म हो गई है। हालांकि कोई भी दल प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मानता। प्रशांत किशोर जी का क्या कार्यक्रम है, नहीं है, मैं नहीं जानता हूं। प्रशांत किशोर जी अपने संगठन के कार्यक्रमों को बहुत पहले बिहार में उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद उनकी गतिविधि बिहार में नहीं हुई। अब जैसा कि आज वो कुछ करने जा रहे हैं, प्रेस वार्ता में क्या करेंगे नहीं करेंगे वो प्रशांत किशोर जी बताएंगे, वो जानेंगे। पहले तो प्रशांत किशोर जी को ये बताना पड़ेगा कि मैं अब इवेंट मैनेजमेंट छोड़ करके और अब मैं पॉलिटिकल रूप से बिहार के सेवा के लिए आया हूं। पहले उनको बिहार में अपना पैर जमाना पड़ेगा। कभी वो कलकत्ता, कभी काठमांडू, तो कभी चेन्नई में रहते हैं। बिहार देश का सबसे परिपक्व राज्य है। राजनीतिक रूप से यहाँ के लोग जागरूक हैं, तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों पर यहाँ के जनता का विश्वास करना और जनता को प्रशांत किशोर को समझना अभी बहुत दूर की बात है। प्रशांत किशोर जी की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है। कई राज्यों में उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया। कुछ जगहों पर सफलता मिली, कुछ जगहों पर असफल भी हुए। हमारे लिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई चुनौती नहीं हो सकते। वहीं प्रशांत किशोर की सियासी शुरुआत पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जनता के मन मस्तिष्क में गहरे स्थापित किसी राजनीतिक दल के लिए चुनावी रणनीति बनाना, नारे, पोस्टर, घोषणा पत्र आदि बनाने में किसी पार्टी की मदद करना या इस अभियान को बहुत पेशेवर ढंग से पूरा कर लेना एक बात होती है, लेकिन करोड़ों लोगों की आकांक्षा पर खरे उतरने वाली राजनीति करना बिल्कुल अलग बात है। जिनको वर्षों तक अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग राज्यों में काम के बावजूद जनता के मुद्दे समझ में नहीं आए, वे अब अकेले क्या तीर मार लेंगे। यही नहीं, सुशील मोदी ने एक और ट्वीट लिखा है कि बिहार में मुख्य धारा के 4 दलों के अलावा किसी नई राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य नहीं है। लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक प्रयोग करने या दल बनाने की पूरी आजादी है। इसीलिए देश में सैकड़ों दल पहले से हैं। अब इस भीड़ में यदि कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक नई नहर बनाना चाहता है तो इससे सदाबहार नदियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पटना में सीएम नीतीश कुमार ने आज एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम ने विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए हैं। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने नीतीश कुमार को साइंस सिटी के निर्माण की अभी तक की पूरी जानकारी दी, साथ ही जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने का भी भरोसा दिया। साल 2019 में सीएम नीतीश कुमार ने इंटरनेशनल साइंस सिटी की नींव रखी थी। तो दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने आज फुलवारी शरीफ में निर्माणाधीन परिवहन परिसर का भी निरीक्षण किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही सीएम ने पटना म्यूजियम का भी भ्रमण किया है, जहां उन्होंने पुरातात्विक अवशेषों के लिए उत्खनन कार्य का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का एक अलग देसी अंदाज देखिए। नित्यानंद राय गाय का दूध निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर, जिस तस्वीर को देखकर उनका वो देसी ठाठ अंदाज जो है, जिसे देसी अंदाज कहा जाता है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और इस अंदाज में आज नजर आए। तस्वीर 10 मई की। नित्यानंद राय जब भी पटना आते हैं, उनका ज्यादा समय जो है उनके हाजीपुर के फार्म हाउस पर बीतता है, जहां नित्यानंद राय इसी देसी अंदाज में देखे जाते हैं। यहां नित्यानंद राय ऑर्गेनिक खेती और गौ पालन में लगे रहते हैं और इस तरह का देसी अंदाज कभी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का भी दिखा करता था। बिहार की राजनीति में खास स्थान रखने वाले नित्यानंद राय का ये फार्म हाउस हाल के दिनों में बीजेपी की गतिविधियों का केंद्र भी बना हुआ है। भोजपुर के जगदीशपुर में हुए वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव की पूरी रणनीति इसी फार्म हाउस पर बनाई गई। इस पूरे कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन नित्यानंद राय ने ही किया था, जिसकी मंच से सराहना खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी की। विजयोत्सव के सफल आयोजन के बाद बिहार बीजेपी में नित्यानंद राय की भूमिका और बढ़ गई है। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला पुल शनिवार को हवा के झोंके से धराशायी हो गया था। बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के ध्वस्त होने के बाद सरकार अब एक्शन मोड में है। पथ निर्माण विभाग ने हादसे की जांच के लिए आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना की एक्सपर्ट टीम को जांच के लिए सुल्तानगंज भेजा है। वहीं इस हादसे के बाद राज्य का सियासी पारा भी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। विपक्ष ने करप्शन का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला सुल्तानगंज अगुवानी घाट के बीच बन रहा पुल शनिवार की सुबह हवा के तेज झोंके से धराशायी हो गया था। बिहार सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के ध्वस्त होते ही अब प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष ने इस हादसे को लेकर सरकार को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, भ्रष्टाचार के पिलर पर जब बेईमानी का स्लैब डालिएगा तो पुल तो हवा में ही भरभराएगा और कहीं भरभराएगा नहीं। और साफ जब सरकार ये कह दे अधिकारियों को कि जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होगा उसको इनाम देंगे, तो सारे विभाग भ्रष्टाचार ही करेंगे। यही हो रहा है बिहार में। भागलपुर के सुल्तानगंज में जिस तरह 1700 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल तेज हवा के झोंके से ही धराशायी हो गया। किस कदर भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। कभी चूहा बांध कुतर दे रहा है, कभी पुल उद्घाटन के पहले बह रहा है, कहीं पुल टूटकर लटक जा रहा है। आखिर जनता की गाढ़ी कमाई को सरकार लुटा रही है। जो भी अधिकारी दोषी हैं, पदाधिकारी दोषी हैं, जिन कंपनी को काम दिया गया है उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे। गंगा नदी पर बन रहे पुल के धराशायी होने के बाद पथ निर्माण विभाग ने जांच शुरू करवा दी है। इसके लिए आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना की एक्सपर्ट टीम को सुल्तानगंज भेजा गया है, जो जांच कर पूरी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगा। इस मामले में निर्माण कंपनी की क्वालिटी की भी जांच होगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने साफ लहजे में कहा है कि अगर निर्माण के क्वालिटी में कोई समझौता किया गया होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहीं पर रुके हुए नहीं है, हम लोग उसके लिए तकनीकी जानकारी और ले रहे हैं
ये तो प्राइमरी रिपोर्ट जो हम लोग के पास आई है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। हम लोगों ने आईटी रुड़की की टीम को बुलाया है, एनआईटी पटना की टीम वहाँ गई हुई है ऑलरेडी। दोनों ही टीमों के रिपोर्ट के बाद हम लोग ये अंदाज़ा मिलेगा कि केवल तकनीकी कारण थे कि कोई गुणवत्ता का भी कारण था। अगर गुणवत्ता के कोई भी कारण होंगे तो कोई भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुल के ध्वस्त होने के बाद फौरी तौर पर एसके सिंगला कंपनी ने पथ निर्माण विभाग को जो जानकारी भेजी है उसके मुताबिक सेगमेंट चढ़ाकर केबल के जरिए पुल का वजन एडजस्ट करना था। केबल में 75 से ज्यादा तार लगने थे, जिसमें सिर्फ 36 तार ही लगाया गया था। पुल का निर्माण कर रही कंपनी तकनीकी कारणों का हवाला देकर अपनी सफाई दे रही है, लेकिन काम की गुणवत्ता को लेकर भी कंपनी सवालों के घेरे में है। अब देखना ये है कि आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना की एक्सपर्ट टीम की जांच में इस पुल के धराशायी होने का असल कारण क्या सामने आता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां कोसी नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक साथ 3 बच्चों की मौत हो गई है। डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। सहरसा से बड़ी खबर इस वक्त। घटना सलखुआ थाना क्षेत्र के महादेव मठ गांव की। सभी मृतक बच्चों की उम्र 10 से लेकर 14 साल के बीच बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक परिवार में एक व्यक्ति के निधन हो जाने पर सभी लोग दाह संस्कार में शरीक होने गए थे और इसी दौरान महादेव मठ के पास कोसी नदी में सभी बच्चे स्नान कर रहे थे। नहाने के दौरान ही सभी बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे, जिन्हें किसी तरह नदी से बाहर निकाला गया और आनन फानन में सलखुआ पीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। फिलहाल पुलिस ने सभी मृत बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में मद्य निषेध विभाग ने अवैध शराब को रोकने के लिए शराब के कई अड्डों पर छापेमारी की और पुलिस ने नवादा, मुसहरी, गोविंदपुर मुसहरी और नगमा मुसहरी में देखिए किस तरीके से कार्रवाई की है, छापेमारी की। उत्पाद विभाग की टीम ने यहां से भारी मात्रा में महुआ को बरामद करने के बाद नष्ट किया है। मद्य निषेध विभाग की टीम ड्रोन और डॉग स्क्वाड के साथ शराब के साथ साथ घर घर की तलाशी जो है लेती नजर आई। देखिए ड्रोन का इस्तेमाल किया क्या, अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया क्या। करना हम लोग शराब के विरुद्ध, शराब बनाने वालों के विरुद्ध खोज रहे हैं। हम लोग शराब ड्रोन के माध्यम से, ये डॉग के माध्यम से मिल भी रहा है। यहाँ भी बहुत मात्रा में मिला है शराब। कहाँ कहाँ अपने छापेमारी? अभी हम लोग करके आ रहे हैं नवादा मुसहरी में छापेमारी की है, जहाँ लगभग 3500 केजी किंडविद जावा मिला और लगभग 80 लीटर चुलाई शराब वहाँ विनष्ट हुआ। यहाँ भी लगभग वही है, अभी तो आंकड़ा नहीं मिलाए हैं, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ भी 3000 केजी के लगभग जावा महुआ है और वही लगभग 70-80 लीटर चुलाई शराब भी विनष्ट हुआ है यहाँ पर। कल देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जाएगी और ऐसे में ईद को लेकर पटना के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। खास तौर पर सब्जी बाग के बाजार में सेवैयां, मेवे, टोपी, कुर्ते से लेकर फैंसी कपड़ों और जूतों के दुकान पर लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। 2 साल के बाद अपनों के साथ ईद मनाने के लिए लोग देश और विदेश से आकर खरीदारी कर रहे हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। मक्का मदीना में चांद दिखने के साथ ही रमजान का पाक महीना अपने अंतिम दौर में है और ईद जो है वो कल भारत में धूमधाम से मनाई जानी है। इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में खासा उत्साह है और इनकी खुशियों में 4 चांद लगा रहे हैं। पटना की गलियों में आप देखिए बाज़ारों में जो रौनक है काफ़ी चहल पहल दिखाई पड़ रही है। 2 सालों के बाद जो है वो ईद इस तरीके से मनाया जा रहा है। लॉकडाउन जो है वो नहीं लगा हुआ है, कोरोना की सारी पाबंदियां हट गई हैं, तो ऐसे में लोग अपने घरों से निकल करके ईद को लेकर के काफ़ी सारी शॉपिंग कर रहे हैं। बाज़ार में काफ़ी चहलकदमी है। हम दुकानदार से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया बाज़ार कैसा चल रहा है? जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बाज़ार सही है आज कल के बनिस्बत, और ऐसे अभी लॉकडाउन की वजह से आदमी के पास पैसा नहीं ना था। अभी 2 साल से तो काम धाम अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा आदमी का। पाबंदी हट गई है लेकिन असर अभी भी। पाबंदी हट गई मगर अभी पैसा की वजह से असर, आदमी के पास पैसा ही नहीं तो खरीदेगा कहाँ से। बताइए इस बार ईद को लेकर के क्या कुछ आपको दिख रही है मार्केट में? मार्केट तो जाहिर सी बात है बहुत फ़र्क है दुबई में और यहाँ में। एंजॉय कर रहा हूँ, अपने देश में लौटा हूँ ईद मनाने के लिए, तो बहुत अच्छा
लग रहा है। और बाजार हैं कपड़ों के, वो गुलजारे, वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखिए खास तौर पर ईद में जो सूट फेनी और सेवैया हैं उसके दुकान पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ईद में खास तौर पे सेवैया जो है लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अंकल सेवई खरीदने आए हैं? हाँ। कैसा अभी मार्केट कैसा चल रहा है? महंगा है, सस्ता है? नहीं, ठीक है, भाव ठीक है। ठीक है, 180 की रेट है 1 केजी का, तो भाव ठीक है ये। हाँ, जो ईद है काफ़ी ज़्यादा ईद को लेकर के गुलजार दिख रही है सड़कें पटना की। और ख़ास तौर पे कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोरोना का जो असर है वो है, लेकिन फिर भी हर किसी के चेहरे पे खुशियां दिखाई दे रही है अपनों से मिलने की और अपनों के साथ 2 साल के बाद ईद मनाने की। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।